दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार न्यूज़ 7 इंडिया में आपका स्वागत है। नजीब अहमद गुमशुदगी मामला बंद करेगी सीबीआई, कोर्ट से मिली मंजूरी। मां बोली उम्मीद अभी बरकरार। एक नौजवान जिसकी उम्र महज 27 साल थी और जिसे भारत की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में दाखिला लिए महज कुछ ही महीने गुजरे थे, वो एक रोज लापता हो गया। ये गुमशुदगी एक ऐसी पहेली बनकर रह गई जिसे देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई भी नहीं सुलझा सकी। नजीब अहमद को गुमशुदा हुए करीबन 9 साल गुजर चुके हैं। उन्हें आखिरी बार 15 अक्टूबर 2016 को जेएनयू कैंपस में देखा गया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस से लेकर सीबीआई तक ने उनकी तलाश की। मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा, पर नजीब का कहीं से कोई सुराग नहीं मिल सका। हालात ऐसे हैं कि बीती 30 जून को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सीबीआई की केस बंद करने वाली रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने माना है कि जांच एजेंसी ने हर पहलू की जांच की, लेकिन नजीब से जुड़ी कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल सकी। इसके बावजूद दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में रह रही नजीब की मां फतिमा नफीस की उम्मीदें अब भी बरकरार हैं। उन्हें भरोसा है कि उनका बेटा जरूर आएगा। मुझे यकीन है कि वो जहां भी है ठीक है और वो एक दिन जरूर आएगा। नजीब फतिमा की नफीस अहमद की पहली संतान थे। भाई बहन में सबसे बड़े और पढ़ाई के बेहद शौकीन। फातिमा याद करती हैं, मैंने ही उनका नाम नवीज रखा। नजीब नजीब यानी सीधा साधा भला मानस। माँ बाप का वफादार। उसके नाम और स्वभाव में कोई फर्क नहीं था। मेरी हर बात उसके लिए पत्थर की लकीर थी। कहता था मेरी अम्मी ही मेरी दुनिया है, मेरी अम्मी ही मेरी जन्नत है। मेरे पैरों पर लिपट जाता था। वो सब चीजें जब याद करती हूँ तो बस मेरा दिल हिल जाता है। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले वो आ जाए। जहाँ भी है, थक गई हूँ मैं अभी इसका इंतजार करते करते। 15 अक्टूबर 2016 की घटना ने फतिमा नफीस की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। वह महीने सालों पुलिस थाने और अदालतों के चक्कर काटती रहीं। सड़कों पर पुलिस की लाठियां खाने से लेकर हिरासत में रहने तक उन्होंने हर उन जरिया अपनाया जिससे नजीब के केस को जिंदा रखा जा सके। नजीब के पिता नफीस अहमद कहते हैं कि उन्होंने बहुत मेहनत की है। जान तोड़कर रात हो या दिन हो, बच्चों के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। फिर भी ये कि बच्चा हमारा नहीं है, हमारे पास कितनी तकलीफ है, कि कितनी परेशानी है, केवल हम ही जानते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बिना किसी को बताए अकेला ही निकल जाऊं और जहां जहां तक मेरी हिम्मत है वहां वहां तक नजीब को ढूंढता फिरूं। शहर शहर नजीब के पिता नफीस एक कारपेंटर हैं और साल 2009 में काम के दौरान मुंबई की एक इमारत से गिरने के बाद उन्हें गंभीर चोट आई और वो कई महीनों तक बिस्तर पर रहे। इस हादसे के बाद उनकी शारीरिक क्षमता पूरी तरह से लौट नहीं सकी। वे लगातार अस्वस्थ रहने लगे और बाद में उन्हें दिल से जुड़ी गंभीर समस्याओं ने भी घेर लिया। दूसरी तरफ बीते कुछ सालों में नजीब की मां की सेहत भी तेजी से गिरावट आई है। उनके छोटे बेटे हसीब के मुताबिक उनकी मां की याददाश्त कमजोर हो रही है और वो चीजें भूलने लगी हैं। हसीब कहते हैं कि मैं उन्हें दिल्ली लेकर जाना चाहता हूँ ताकि वह मेरी नौकरी भी हो जाए और ये अकेले भी न रहे, लेकिन यह अब उनकी वहां जाने की इच्छा नहीं होती है। नजीब से जुड़ी सारी यादें उन्हें तकलीफ देती है। हालांकि कोर्ट के आए आदेश के बाद फातिमा ने एक बार फिर दिल्ली जाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि वह सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगी। उनका आरोप है कि दिल्ली पुलिस और सीबीआई ने जांच में लापरवाही बरती। वो नाराजगी भरे लहजे में कहती हैं, अगर कोई मुसलमान उसमें न होता तो क्या करते ये लोग।
नजीब न होता तो रमेश होता और उसे मारा होता तो क्या तब भी ऐसे ही छोड़ देते, उसके घर ढा देते, बुलडोजर चला देते, क्या क्या नहीं करते। जिन्होंने मेरे बेटे को मारा, उनका जान से मारने की धमकी दी, उन पर क्यों नहीं सख्ती की गई? क्यों नहीं कभी उन्हें ऐसी हिरासत में लिया गया? देश की इतनी बड़ी पुलिस, दिल्ली क्राइम ब्रांच और सीबीआई इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम रहे, क्या संदेश जाता है? नजीब के परिवार का आरोप है कि पुलिस और सीबीआई ने जांच के दौरान केवल उन्हें लोगों को परेशान किया, उनके रिश्तेदारों और जान पहचान के लोगों से पूछताछ की, जबकि एबीपीपी ने बीवी के जिन छात्रों के खिलाफ उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी, उन्हें केवल बचाने की कोशिश होती रही। दरअसल 14 अक्टूबर 2016 की रात को नजीब जेएनयू में माही मांडवी हॉस्टल के अपने कमरे में मौजूद थे, जब उनके और एबीपी के कुछ छात्रों के बीच कथित रूप से हिंसक झड़प हो गई। नजीब के परिवार का आरोप है कि इस दौरान नजीब को गंभीर चोटें आई और उनके खिलाफ इस्लामी विरोध टिप्पणियां भी की गई। उस दौरान मौजूद छात्रों के हवाले से नजीब की मां ने दावा किया कि नजीब को जान से मारने और गायब कर देने जैसी धमकियां भी दी गई। दिल्ली की राउत एवेन्यू अदालत ने कहा कि इस आरोप को गवाहों के बयान से बल मिलता है। नजीब की मां के मुताबिक नजीब ने उन्हें देर रात छात्रों के साथ हुई हथापाई की जानकारी दी थी, जिसके बाद वह तड़के ही बदायूं से दिल्ली के लिए निकल गए, लेकिन जब तक वह पहुंचती नजीब गायब हो चुका था। नजीब का फोन और लैपटॉप कमरे में ही मौजूद थे। इसी दिन उनकी मां फतिमा नफीस ने दिल्ली के वसंत कुंज थाने में नबीज के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें एफआईआर में नजीब के साथ कथित तौर पर मारपीट करने वाले छात्रों का नाम न देने की सलाह दी थी और कहा था कि अगर वो ऐसा करती है तो पुलिस 24 घंटे के भीतर ही उनका बेटा उन्हें लौटा देगी। लेकिन जब नजीब नहीं लौटा तो उन्होंने पुलिस से एफआईआर में नाम जोड़ने की मांग की, पर तब तक चीजें आगे बढ़ चुकी थी। उधर यूनिवर्सिटी ने अपने स्तर पर भी एक आंतरिक जांच शुरू कर दी। हॉस्टल वार्डन और छात्र गवाहों के बयान के आधार पर 9 छात्रों की पहचान हुई, जिनमें एबीवीपी से जुड़े छात्र भी थे। इस छात्रों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की, पर कुछ भी ठोस नहीं मिल सका। फातिमा नफीस ने दिल्ली पुलिस की तहकीकात को सही नहीं ठहराते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया, जिसके बाद मई 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की जांच पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी। 1.5 साल से ज्यादा वक्त तक चली जांच के बाद सीबीआई ने अक्टूबर 2018 को अपनी फाइनल रिपोर्ट दिल्ली की निचली अदालत में जमा की। रिपोर्ट में एजेंसी ने कहा कि उन्होंने नजीब को ढूंढने की सारी कोशिश की, लेकिन वे उनका पता नहीं लगा पाए, इसलिए केस को बंद कर देना चाहिए। इस रिपोर्ट के खिलाफ फरवरी 2020 में फातिमा नफीस ने एक विरोध याचिका या प्रोटेस्ट पिटीशन दर्ज की। सीबीआई की जांच पर सवाल उठाते उन्होंने कहा कि कई तर्क दिए। उनका कहना था कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में जेएनयू हॉस्टल के एक वार्डन अरुण श्रीवास्तव के बयान झूठे हैं और जांच को गलत दिशा में ले जाता है। इस बयान में अरुण श्रीवास्तव ने दावा किया था कि नजीब खुद जेएनयू हॉस्टल से करीबन सुबह 11:30 बजे ऑटो से बाहर गए थे। वार्डन के बयान के विपरीत नजीब ने रूममेट मोहम्मद कासिम ने कहा था कि 11:30 बजे के बीच नजीब अपने हॉस्टल के कमरे में ही मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई ऐसे किसी ऑटो चालक को ढूंढने में सफल नहीं रही जिसके ऑटो पर कथित तौर पर सवार होकर 15 अक्टूबर की तारीख नजीब जेएनयू से निकले थे। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच के दौरान एक ऑटो चालक का बयान दर्ज किया था, जिसका कहना था कि नजीब उनके ऑटो में जेएनयू से निकले थे। हालांकि खबरों के मुताबिक सीबीआई का कहना था कि जब उन्होंने इस
उस ऑटो चालक से पूछताछ की तो उन्होंने सीबीआई से कहा कि उन्हें ये बयान देने के लिए मजबूर किया गया था। अपनी याचिका में उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि एबीवीपी के से जुड़े जिन छात्रों पर कथित रूप से मारपीट और धमकी देने का आरोप था, उन्हें कभी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। याचिका के मुताबिक पूरी तहकीकात में किसी एक व्यक्ति को न गिरफ्तार किया गया, न गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिससे नजीब के गायब होने के पीछे उनकी भूमिका के बारे में पता लगाया जा सके। हालांकि बीते 30 जून को दिल्ली की राउ एवेन्यू अदालत ने फातिमा नफीज की प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वीकार नहीं करते हुए सीबीआई की जांच को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि जिन पहलुओं की सीबीआई की जांच करनी चाहिए वो उन्हें पूरी तरह की। सीबीआई ने अपने पक्ष में कहा कि उन्होंने नजीब को ढूंढने की पूरी कोशिश की, मसलन 560 से ज्यादा गवाहों से पूछताछ, टैक्सी और ऑटो चालकों से जानकारी लेना, ट्रेन और फ्लाइट लेने वाले लोगों की सूची को देखना, वक्फ बोर्ड से शवों के दफन होने की जानकारी आदि। सीबीआई ने नजीब की सरकार जानकारी देने पर 10 लाख रुपए के इनाम की भी घोषणा की थी। वहीं सीबीआई के पहले दिल्ली पुलिस ने जेएनयू और उसके पास की जगह की 2 बार छानबीन की थी, जिसमें सैकड़ों पुलिस वालों और खोजी कुत्ते भी शामिल थे। लेकिन दिल्ली पुलिस का भी कहना था कि उन्होंने नजीब का कोई सुराग नहीं मिला। अपने प्रोटेस्ट पिटीशन में फातिमा नफीस ने हॉस्टल के वार्डन अरुण श्रीवास्तव के बयान को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिस पर कोर्ट ने वहां के वार्डन और नजीब के रूममेट मोहम्मद कासिम के बयानों में कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि दोनों केवल एक लगभग समय की बात कर रहे थे, तो दोनों की बात सही होने की संभावना है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि भले ही सीबीआई ने उन 9 छात्रों को हिरासत में नहीं लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनकी भूमिका को सीबीआई ने नजरअंदाज किया हो। कोर्ट ने कहा जिन 9 छात्रों पर आरोप थे कि उन्हें गायब होने से पहले वाली रात को नजीब को धमकी दी थी। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने उनके मोबाइल लोकेशन की जांच की, उनके धमकी देने और नजीब के गायब होने के लिए सीबीआई को कोई भी सबूत नहीं मिले। साथ ही सीबीआई ने इन 9 छात्रों का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति भी कोर्ट से मांगी थी, लेकिन वो नहीं दी गई। गौरतलब है कि कोर्ट तब तक किसी शख्स को पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत नहीं दे सकता जब तक कि उनकी सहमति न हो। कोर्ट ने यह भी कहा हॉस्टल चुनाव जैसी अस्थिर माहौल में और खासकर जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में इस तरह की झड़पें असामान्य नहीं है। ऐसे में इन्हें आधार बनाकर इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता कि युवा स्टूडेंट किसी अन्य छात्रों को गायब करने की हद तक जा सके, खासकर तब जब इसे साबित करने के लिए कोई सबूत भी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह एक परेशान मां की व्यथा को समझते हैं, जो साल 2016 से अपनी लापता बेटे को तलाशने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वर्तमान मामले में सीबीआई को उनकी जांच के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने कहा जांच एजेंसी ने अपनी तरफ से हर मुमकिन प्रयास किया, फिर भी ऐसे कई मामले हैं जहां हर तरह के प्रयासों के बावजूद जांच अपने तार्किक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाती। हालांकि कानून के कुछ जानकार भी अदालत के फैसले और सीबीआई की तहकीकात पर सवाल उठा रहे हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता कालिन गोसल्वेस कहते हैं कि पुलिस चोरी जैसी छोटी अपराधों के लिए भी लोगों को हिरासत में ले लेती है और उन्हें पूछताछ करती है, पर एक लड़के के गायब होने पर, खासकर जब उसे एक दिन पहले ही धमकी दी गई, तो पुलिस किसी को हिरासत में नहीं लेती। कालिन गोसाल्वेस ने दिल्ली हाई कोर्ट में नजीब की मां का पक्ष भी रखा था। उन्होंने आगे कहा कि परिवार को अब उच्च न्यायालय जाना चाहिए और आगे जांच की मांग करानी चाहिए।
किसी भी उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि वे इस मामले में आगे तहकीकात करने के लिए सीबीआई को आदेश दे सकती है। अपने फैसले में भी कोर्ट ने कहा कि अगर सीबीआई को कोई ठोस जानकारी मिलती है तो वे इस मामले में आगे तहकीकात कर सकते हैं। नजीब के परिवार का भी यही कहना है कि वो अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखे, चाहे लड़ाई कितनी भी लंबी क्यों न हो। दोस्तों बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।